देखो जी, लास्ट डे हम लोग है ना ऑप्टिक्स स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको सारा चीजें एकदम स्टार्टिंग से बताया गया था कि लाइट है ना मेनली तीन सेट ऑफ फेनोमेनन शो करता है। एक सेट था इमेज और या शैडो का फॉर्मेशन, जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। दूसरा डिस्कशन था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन, इसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और लाइट का जो तीसरा प्रॉपर्टी है कि टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम लोग है ना मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। लाइट को पार्टिकल की तरह लेके चलना पड़ता है। हमारा मेन ध्यान था रे ऑप्टिक्स के ऊपर। रे ऑप्टिक्स में लाइट को रे की तरह ट्रीट किया जाता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है और अपना पाथ तभी बदलता है जब उसमें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन दोनों में से कुछ हो। अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है तभी लाइट अपना पाथ बदलेगा। अब रिफ्लेक्शन क्या था कि जब किसी सरफेस के ऊपर लाइट गिरे तो उसी मीडियम में वापस चला आए, दैट पर्टिकुलर फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और अगर मीडियम बदल के दूसरे मीडियम में लाइट इंटर कर जाता है देन इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट जो डिस्कशन था वो रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन में आप आगे डिस्कस किए, पहला चीज था दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, आपको बताया गया कि रिफ्लेक्शन चाहे आप पॉलिश सरफेस का ले या रफ सरफेस का ले, रिफ्लेक्शन का लॉ हर जगह फॉलो होता है। लेकिन पॉलिश सरफेस में इमेज का फॉर्मेशन होता है, इंटेंस होता है, इस वजह से हमको दिखता है। रफ सरफेस में भी इमेज बनता है, लेकिन सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक जगह नहीं कट करते, इस वजह से वहां जो इमेज बनता है दैट इज नॉट सो मच शार्प। वो बना हुआ इमेज जितना ज्यादा शार्प नहीं होता, इस वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, दिखता नहीं है। ठीक है, पॉलिश सरफेस बेसिकली दो तरह का, एक प्लेन सरफेस और एक स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल में कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हम लोग प्लेन मिरर पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको बताया गया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा। और जब इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आप मिरर फॉर्मूला पे लगाते हैं तो आप देखते हैं v इक्वल्स टू माइनस यू। v इक्वल्स टू माइनस यू का लॉजिक क्या है? v इक्वल्स टू माइनस यू का मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पे है तो इमेज मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। और माइनस साइन ये दिखाता है कि प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज कभी भी एक साइड में नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो इमेज पीछे होगा, और अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे है तो इमेज सामने होगा। ठीक है, फिर आया आपके पास टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जहां से रेज डाइवर्ज करता हुआ निकले वो रियल ऑब्जेक्ट है, और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जहां रेस कन्वर्ज होता हुआ पहुंचे, ऑब्जेक्ट कन्वर्जिंग रेस, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जब हम लोग इमेज देखते हैं तो कोई भी ऐसा इमेज जो रियल तौर पे जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसके इंटरसेक्शन से बनता है तो वो रियल इमेज है। लेकिन अगर लाइट को मिरर के पीछे डॉटेड हाइपोथेटिकली बढ़ा के इमेज का पोजीशन निकालना पड़े तो वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, बाकी आपके पास केसेस रख के आपको समझाएगा। फिर आपके पास था कि प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन हमेशा मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन हमेशा मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये हमारे प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी है। यहां तक आप लास्ट में पढ़े थे। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों तक? यस सर। ठीक, आज के क्लास में हम लोग थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों को 2-3 स्पेशल केस देखना है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे concept of velocity of object and image in case of plane mirror। जैसे क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
किसी प्लेन मिरर के सामने मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने मूव करता है, तो उसका इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, उसके इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। देखिए आप एक से एक चीज इसमें आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं, बस आप दो लाइन अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहला, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे ये आपका मिरर है, यहां एक ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज है। अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मूव करता है, जैसे ये मिरर के रिस्पेक्ट में इसका एक वेलोसिटी है, वो राइट की तरफ जा रहा है, तो इसका इमेज लेफ्ट की तरफ आता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इन दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है और डायरेक्शन ऑपोजिट, तो आप बोल सकते हो कि इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का नेगेटिव साइन के बराबर होगा। इस नेगेटिव साइन का मतलब आप ये निकालते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो इमेज इधर आ रहा है, दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट। ओके, अब जब आप बात करते हैं पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर, मिरर के प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में, मान लो जैसे ये हमारा मिरर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है, आप मिरर के पैरेलल इसको ऊपर की तरफ फेंके, दिस इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर विच इज पैरेलल टू द प्लेन, then this one is the velocity of image with respect to mirror parallel to the plane। मतलब जब आप मिरर के प्लेन के पैरेलल में बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट का मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी और इमेज का मिरर के पैरेलल में वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये दोनों सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी दोनों का बराबर होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। पैरेलल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, परपेंडिकुलर में मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन उल्टा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि यहां जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, ये रिलेटिव मोशन है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट माइनस एक्चुअल वेलोसिटी मिरर। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसा होता है, कुछ केसेस ऐसा होता है जिसमें मिरर रेस्ट में रहे। अगर मिरर रेस्ट में है तो जब भी आप वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 पुट करेंगे तो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेलोसिटी और मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ये दोनों सेम होगा। लेकिन बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस में मिरर का भी वेलोसिटी दे दिया जाता है, जैसे हम अभी आपको एक एग्जांपल देंगे। तो उस केस में पहले आपको रिलेटिव मोशन सोचना पड़ेगा, बाद में आप यहां यूज करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। यह हमारे पास एक प्लेन मिरर है जो राइट की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी है दिया गया है आपका 15 मीटर पर सेकेंड, और ये इस लाइन के साथ एंगल फॉर्म करता है 37 डिग्री। तुमसे बोला गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, दूसरा बोला गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, और थर्ड बोला गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्या ये तीनों आपको समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाला वेलोसिटी जो इमेज का निकालना है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? इमेज के, मिरर के, हाँ, मिरर के रिस्पेक्ट में निकालना। सेकंड वाला ये क्या लिखा हुआ है? सेकंड वाला ये क्या लिखा हुआ है?
ये एक्चुअल वेलोसिटी लिखा हुआ है इमेज का, ये एक्चुअल वेलोसिटी है इमेज का, और ये लिखा हुआ है इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट। इन सब को सॉल्व करने के लिए पहले आपको मिरर का ही ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का दो कंपोनेंट करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का ये वाला x कंपोनेंट क्या हम लोगों का 15 का cos 37 आएगा, और इधर वाला कंपोनेंट अगर निकालोगे तो 15 का sin 37 आएगा। बोलो बोलो। यस सर। जब आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, x कंपोनेंट के साथ i कैप और y कंपोनेंट के साथ j कैप। x कंपोनेंट कितना है तो 15 का cos 37 i कैप और y कंपोनेंट है 15 का sin 37 j कैप। तो ये 15 cos 37 का वैल्यू बोलो 4/5, 15 sin 37 3/5, तो ये 5 से कटा यहाँ आ गया 12 कैप और ये 5 से कटा यहाँ आ गया 9 j कैप। ये मेरे ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेलोसिटी है, अभी वेक्टर फॉर्म में आया है ये ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेलोसिटी। लेकिन आप पिछला फॉर्मूला सबको ध्यान से देखिए, समझिए, क्या यहाँ पे जो आप रिलेशंस निकाल के रखे हैं वो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेलोसिटी पे बेस्ड है या मिरर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी पे? आवाज आ रही है? यस सर। तो आपको अब करना ये होगा कि आपको ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। तो ऑब्जेक्ट और मिरर का वेलोसिटी ऐसे वेक्टरली माइनस करो। ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेलोसिटी है 12 i कैप प्लस 9 j कैप, 12 i कैप प्लस 9 j कैप माइनस मिरर का वेलोसिटी। देखो मिरर x की तरफ जा रहा है, मिरर x की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इसको आप 2 ऑफ i कैप लिख ही सकते हो। अब देखो 12 i कैप में से 2 i कैप गया तो 10 i कैप और प्लस 9 j कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। 10 i कैप प्लस 9 j कैप, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब आप अपना न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करें। यहां तक पहले काम हुआ, यहां तक क्या काम हुआ, यहां तक पहले आप ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में निकाले हैं। अब आप जो पढ़ाया हुआ आज का कॉन्सेप्ट है उसको यूज कीजिए। आप जरा फिगर को गौर से देख लीजिए, बताइए एक्स एक्सिस मिरर के परपेंडिकुलर है या वाई एक्सिस? कौन परपेंडिकुलर है मिरर के प्लेन के? सर वाई एक्सिस। कौन परपेंडिकुलर है मिरर के प्लेन के? एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है ना? यस सर, एक्स एक्सिस। तो जो एक्स वाला कंपोनेंट है, जब आप इमेज का वेलोसिटी लिखिएगा मिरर के रिस्पेक्ट में तो एक्स वाले में माइनस साइन लग जाएगा, एक्स वाले में माइनस साइन लग जाएगा। ओके, और जो मेरा y कंपोनेंट है वो मिरर के प्लेन के पैरेलल है, जो मेरा y कंपोनेंट है वो मिरर के प्लेन के पैरेलल है, तो जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आई? बोलो बोलो, सोच के बोलो, समझ में आया? नहीं? आवाज आ रही है मेरी? तो देखो, जैसे वेलोसिटी का जो x वाला कंपोनेंट था वो मिरर के परपेंडिकुलर है, गौर करना, ये x है
ये मिरर के परपेंडिकुलर है और ये y है वो मिरर के पैरेलल है। तो x वाला जो कंपोनेंट था उसमें एक माइनस साइन लग गया और y वाला एज इट इज जैसे था वैसे उतर गया। ठीक है, तो ये आज आप पढ़े। अब देखिए आपको निकालना है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो जैसा कि आप पढ़े हैं कि इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो आप इसके जगह पे डाटा पुट कर दिए -10i प्लस 9j, और ये आपको vi निकालना ही है माइनस मिरर का वेलोसिटी। मिरर के वेलोसिटी में लिख सकते हैं 2i। Yes, sir. अब ये -2i इधर आके प्लस होगा, -10 है और प्लस होगा तो क्या ये -8i प्लस 9j बचेगा। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि actual velocity of image is -8i plus 9j. This is the actual velocity of image. Is this clear? बोलो समझे यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. सॉरी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, हम लोग को इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना है। जब आपको इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को माइनस कर दो। इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इमेज यहां निकला हुआ है -8i प्लस 9j माइनस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेलोसिटी आप शुरुआत में निकाल लिए थे। ऑब्जेक्ट का ये रहा 12i प्लस 9j, 12i प्लस 9j माइनस 12i माइनस 9j। अब तुम देखो ये 9j कटा -8i एंड -12j, दैट इज -20i। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये इमेज का वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट, इमेज का वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। दिस इज -20i। तो ऐसे करके न्यूमेरिकल्स आपके सामने रहता है, आपको उन चीजों को गाइड करके लेके धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। कहीं कोई डाउट किसी को? थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ो। देखो चीजें वेलोसिटी से रिलेटेड जब भी कोई आएगा ना, जो पीछे वाला आप सेक्शन है उसको आप 2-3 केस में अच्छे से बना लीजिएगा। आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा जब आप है ना अपना डीपीपी देखिएगा स्टडी मॉड्यूल का, उसमें आपको क्वेश्चन इसका मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो दो छोटा छोटा रे डायग्राम पे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसको जरा गौर से देखो, समझने का कोशिश करो। पहले तो इस टॉपिक को देखो, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। कम से कम कितना छोटा से छोटा मिरर लें, सर किस लिए लें? दो अलग अलग केस में इसका डिस्कशन है। पहला, मान लो मेरा हाइट है सपोज 6 फीट और हम अपना फुल साइज का इमेज सर से लेके पैर तक, सामने में एक मिरर है उसके अंदर देखना चाहते हैं। तो अगर हम अपना हेड से लेके फिट तक पूरा का पूरा इमेज खुद अपने आंखों से देखना चाहते, खुद ही को देखना चाहते, तो आखिर छोटा से छोटा मिनिमम कितने साइज का मिरर चाहिए? तो पहला केस में हम लोग ये देख रहे हैं, टू सी फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑफ himself in mirror। खुद को ही मिरर में देखने के लिए कम से कम मिरर का कितना लेंथ हो, खुद को ही मिरर में देखने के लिए कम से कम मिरर का कितना लेंथ हो, ताकि उसको ऑब्जर्व किया जा सके, अपने फुल लेंथ को मिरर में देखा जा सके।
ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, देखो मान लो ये तुम्हारा हेड है, ये तुम्हारा फिट है, ये तुम्हारा आई है, ये फिट। अब आपके सामने में हम एक बड़ा सा मिरर ले लेते हैं, एक बड़ा सा मिरर ले लेते हैं, एकदम छोटा सा रे डायग्राम पे सब आंसर आ जाएगा, सो बी केयरफुल। आप अगर अपने सर को देखना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई सर से रे जाए, मिरर से टकराए और मेरी आंखों में आ जाए। तो सर से रे गया, मिरर से टकराया और इसके आंख में आ गया, हाँ तो सर दिखेगा। पैर कब दिखेगा, जब पैर से रे जाए और मिरर से टकरा के आंख में आ जाए। बोलो सही है, ठीक है। तो सर से लेके पैर तक दिखेगा। अब आपको रे डायग्राम में ही हम कुछ है ना कलर चेंज करके कुछ चीजें दिखा रहे, गौर करना। यहां से एक बीच से एक लाइन जाने दो यहां पर, उसी तरह यहां भी देखो, गौर करो, जितना एंगल थीटा यहां बनेगा वही थीटा यहां भी बनेगा, और जो एंगल फाई यहां बनेगा वही एंगल फाई यहां भी बनेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है आपस में? बोलो बोलो, क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है? तो अगर इतना पोर्शन यहां से लेके यहां तक अगर एक्स है तो क्या ये भी एक्स होगा? बोलो जी। यस सर। हाँ, उसी तरह ये दोनों भी तो सिमिलर ट्रायंगल है। यस सर। तो अगर यहां से लेके यहां तक का पोर्शन y है तो क्या ये नीचे भी y है? अब हेड से लेके फिट तक x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, ये मैन का हाइट है या ऑब्जर्वर का हाइट है? बोलो बोलो, आवाज आई? यस सर। हाँ, अब मिरर का लेंथ देखो, देखो यहां x है तो यहां तक का पोर्शन x होगा, और ये y है तो यहां से यहां तक y होगा। मतलब मिरर का लेंथ कोई तुमसे पूछेगा तो x प्लस वाई का कम से कम जरूरत है। यस सर। इससे ज्यादा हो कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम इतना हो, कम से कम इतना हो। अब आप रिलेशन देखिए, ऑब्जर्वर का हाइट और मिरर का मिनिमम लेंथ का रिक्वायरमेंट, क्या दोनों में एक छोटा सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है आपके लिए? यस सर, 2:1 रेशियो में है। बिल्कुल सही। तो आप अगर देखेंगे, इफ h इज height of observer, then minimum length of mirror required h/2, कम से कम जो मिरर का हाइट चाहिए या लेंथ चाहिए वो h/2 होगा। आप एक चीज गौर करो, क्या ये पूरा कैलकुलेशन इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मिरर और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस क्या है? बिल्कुल नहीं। ये सीधा इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर का हाइट क्या है। ऑब्जर्वर अगर मेरी तरह लगभग 6 फीट का है तो 3 फीट का मिरर चाहिए। ऑब्जर्वर अगर 4 फीट का है तो मिरर आपको 2 फीट का चाहिए, तब वो अपना हेड और फिट दोनों एक साथ देख पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जर्वर मिरर के नजदीक खड़ा है या दूर, कहीं भी वो खड़ा रहे, कम से कम इतना मिरर का लेंथ चाहिए ही चाहिए। इससे ज्यादा, इससे बड़ा हो अच्छा है, लेकिन कम से कम इतना चाहिए। ठीक है, दिस
does not depends on distance between observer and mirror। ये ऑब्जर्वर और मिरर के बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दिस इज द मिनिमम लेंथ विच इज रिक्वायर्ड। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। सही है। ठीक, चलो ये था एक केस। ऑब्जर्वर खुद अपना फुल साइज का इमेज देखना चाहता है तो ये कंडीशन होगा, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर इतना चाहिए h/2 के। अब दूसरा केस क्या है कि मान लो हम खड़े हैं ऐसे, सामने में एक प्लेन मिरर है और पीछे में मेरे वॉल है। हमें ऑब्जर्वर सामने में है प्लेन मिरर, पीछे में एक वॉल है और हम चाहते हैं कि पीछे वाले वॉल का कंप्लीट इमेज मिरर के अंदर हम देख पाए। अपना नहीं, पीछे वाले वॉल का इमेज मिरर में देख पाए। अपना देखने का तो कंडीशन ये, तो कम से कम मिनिमम कितना लेंथ का मिरर हमको चाहिए होगा, ये हम लोग को आगे सीखना है। ठीक है। सेकेंड केस, टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ एनी wall, tower, tree which is behind the observer and mirror is in front of observer। भाई मिरर मेरे सामने लगा है लेकिन हमको देखना है पीछे वाले का फुल इमेज। क्या समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? सी दैट रे डायग्राम। चलो मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर अभी तुम्हारे लिए है, ये एक बड़ा सा मिरर। आपका ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्वर का आई है यहाँ, और ये एक वॉल है। वॉल से लेके मिरर तक के बीच का डिस्टेंस d है, और जो आपका आई है वो ऑब्जर्वर का जो आई है वो मान लो बीच में है d/2 पे। इस पॉइंट को a कह दो, इस पॉइंट को b कह दो। अगर आप इसमें कंप्लीट इमेज देखना चाहते हैं तो ये केस है, यहां से रे चला मिरर से टकरा के आई में, और दूसरा यहां से रे चला मिरर से टकरा के आई में। तब आपको पीछे वाला वॉल AB का कंप्लीट इमेज आपको दिखेगा ऑब्जर्वर के आई तक, अगर इस तरीके से पहुंचता है तो। अब जरा ध्यान से देखिए रे डायग्राम को और अच्छे से क्लियर। सिचुएशन को बहुत ध्यान से देखना और समझना। देखो भाई, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई है। अब आप लोग गौर करो, अगर हम इसको x और इस पोर्शन को y कह दें, कोई हमको बता सकता है कि ये डिस्टेंस d/2 है तो ये कितना होगा? बोलो बोलो बोलो, देखते हैं। क्या सिमिलर ट्रायंगल आपको याद है? सिमिलर ट्रायंगल आप लोगों को याद है? सिमिलर ट्रायंगल आप लोगों को याद है? सिमिलर ट्रायंगल, अगर दो एंगल आपस में बराबर हो जाए तो वैसे ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं।
और सिमिलर ट्रायंगल में कोई भी दो एजेस का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। क्या ये पढ़े आप लोग लोअर क्लास? यस सर। ठीक, अब देखिए हम पॉइंट्स का नाम लिख दें। ए बी है, यहां मान लो सी है, ये पॉइंट बी है, यहां मान लो ई है, यहां ऑब्जर्वर है। जरा गौर करना, ट्रायंगल ओईडी एंड ट्रायंगल एसीडी, क्या ये दोनों सिमिलर है? देखो, जो थीटा इसमें है वो थीटा इसमें भी है, और यहां एक एंगल 90 है तो यहां भी एंगल 90 है। बोलो ठीक है? हाँ सर। तो अगर ऐसा है तो AC बाई EO इज इक्वल्स टू CD बाई ED। अगर ऐसा है, सिमिलर ट्रायंगल है ये दोनों, तो इस एज का और इस एज का जो रेशियो होगा वही इस पूरे एज का और इतना डिवाइडेड बाय ये होगा। AC का वैल्यू हम लोग को चाहिए, जबकि EO का वैल्यू x है, CD का वैल्यू D है और ED का वैल्यू D/2 है। यहां से इसको सॉल्व करो, क्या ये AC 2x आया? क्या ये AC 2x आया? यहां से यहां तक 2x आया। यस सर। उसी तरह देखो, अगर ये y है तो ये 2y आएगा। अगर ये y है, ये ट्रायंगल भी सिमिलर है ये दोनों, तो ये y है तो ये 2y आएगा। अब यहां x है, ये x लिखो, यहां y है, ये y लिखो। जरा देखो वॉल का पूरा हाइट गौर से देखिए, 2x प्लस x प्लस y प्लस 2y। इसका मतलब ये है कि 3x प्लस 3y, 3 कॉमन x प्लस y, और जो मिरर का मिनिमम लेंथ है वो केवल x प्लस y है। मिरर का जो मिनिमम लेंथ है वो केवल x प्लस y है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब जो लाइन लिख रहे हैं समझो, इफ ऑब्जर्वर is situated at D/2 from mirror, अगर ऑब्जर्वर मिरर से D/2 डिस्टेंस दूर है, अगर ऑब्जर्वर मिरर से D/2 डिस्टेंस दूर है, देन मिनिमम लेंथ ऑफ mirror to see full image of wall is h/3। अगर ऑब्जर्वर D/2 पे है तो h हाइट अगर वॉल का है तो मिरर का हाइट h/3 चाहिए। देखो यहाँ 3x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई है, 3 गुना कम है। कब? जब ऑब्जर्वर D/2 पे हो। सोचना सब कुछ सोचना, दिमाग दौड़ाना। लास्ट लाइन है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। अगर ये D/3 होता तो क्या यहाँ 3x और यहाँ 3y आता? हाँ सर। इसका मतलब उस समय ये 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई हो जाता। हाँ सर। तो ये वाला हम लोग उस समय कहानी लिखते हैं कि D/3 पे रहेगा तो h/4 होगा। तो देखिए लास्ट लाइन, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर से उसका डिस्टेंस बता रहे। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। देखो, अगर तुम्हारा ऑब्जर्वर D/2 पे है तो h/3 चाहिए,
अगर तुम्हारा ऑब्जर्वर d/3 पे होता तो h/4 चाहिए, अगर तुम्हारा ऑब्जर्वर d/4 पे होता तो याद रखना h/5 चाहिए, अगर तुम्हारा ऑब्जर्वर d/n पे होता तो याद रखना h/n+1 चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? शिवानी क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक, ये रहा आज के लिए तुम्हारे पास प्लेन मिरर का जो डिस्कशन था वो। ठीक है, हम लोगों को प्लेन मिरर को भी उतना ही सिंसियरली लेना है जितना कि बाकी सब रिफ्लेक्शन में आप स्फेरिकल मिरर्स पे काम करेंगे। सो बी केयरफुल, यहां तक जो भी आपको पढ़ाया गया उसको अच्छे तरीके से आप मेंटेन करके नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे से आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए ठीक है।